बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ साकिब बशीर। आज हम 2-3 मौज़ूआत पे बात करेंगे। एक तो सुप्रीम कोर्ट का एक फ़ैसला आया है जिसमें 3 नशिस्तें मुस्लिम लीग नून को दे दी गई हैं। ये इब्तदाई तौर पर ये तीनों नशिस्तें PTI ने जीती थी। रिकाउंटिंग का मामला हुआ, मुस्लिम लीग नून को ये नशिस्तें दे दी गई। फिर वो रिकाउंटिंग कलअदम करार दी लाहौर हाई कोर्ट ने। फिर मामला आया ऊपर सुप्रीम कोर्ट, और सुप्रीम कोर्ट ने वो जो रिकाउंटिंग वाला जो मामला है, जो इनिशियल ऑर्डर था, उसको बहाल कर दिया है। दूसरे लफ्ज़ों में 8 फरवरी को जो 3 PTI के लोग जीते थे, वो 3 नशिस्तें आज चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा और जस्टिस नईम अख्तर अफगान 2 जजेस ने वो 3 नशिस्तें आज जो है वो 11 अगस्त को, जो 12 अगस्त को वो जो है वो दे दी हैं मुस्लिम लीग नून को। और 3 रुकनी बेंच था ये। इससे मुतल्लिक जो है वो तफसील से बात करेंगे। एक और दूसरा, बुशरा बीबी के हवाले से नैब का जो कंडक्ट है उस पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने अहम सवालात उठाए हैं। फिर तोशा खाना 1, 2, 3 जो 3 केसेस जो है वो चल रहे हैं, उसके हवाले से भी अहम ऑब्जर्वेशन जस्टिस मियां गुल हसन औरंगज़ेब ने दी है। इसके अलावा रावलपिंडी से भी 9 मई के जो केसेस हैं उनमें बुशरा बीबी के केस के हवाले से अहम पेशरफ्त है, वो आपके सामने रखेंगे, तफसील के साथ आपको बताएंगे। सबसे पहले हम शुरू करते हैं सुप्रीम कोर्ट से। सुप्रीम कोर्ट में 3 नशिस्तें आज मुस्लिम लीग नून को मिली हैं। अब मामला ये है कि मुस्लिम लीग नून की जो हुकूमत है वो हम देख रहे हैं कि पिछले काफ़ी टाइम से, तकरीबन 5-6 माह हो गए हैं जब से हुकूमत आई, उसके बाद 1-2 माह ये मामला शुरू हो गया कि जुडिशल पैकेज आना है, आईनी तरमीम होनी है, 2/3 मेजॉरिटी जो है वो बनानी है, पूरी होगी, उसके बाद आईनी तरमीम आएगी। जुडिशल पैकेज में जजेस की रिटायरमेंट की एज बढ़ाने, और जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस हैं, ये मामला भी कहीं ना कहीं डिस्कस हो रहा था कि ट्रांसफ़र का मामला के जो मुख्तलिफ सूबे हैं, सूबों की हाई कोर्ट्स हैं, वहाँ पे ट्रांसफ़र को कानून बनाया जाए कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जज भी जो है वो ट्रांसफ़र हो। इस किस्म की बात भी हुई थी। मैच्योर लेवल पे तो तब भी होगी या तब सामने आनी है जब जो है वो कोई ऐसी मुसवदा जो है वो सामने आएगा, लेकिन ये चीज़ भी अंडर डिस्कशन थी। ये बहुत अहम मामला है। फिर जो नशिस्तें हैं, अब 3 नशिस्तें मिली हैं, तो अब नशिस्तें आहिस्ता आहिस्ता अगर जो है वो बढ़ती जाएंगी तो अल्टीमेटली मुस्लिम लीग नून या हुक्मरान इत्तेहाद जो है वो पार्लियामेंट में उनकी अक्सरियत जो है बढ़ती जाएगी। 3 नशिस्तों के हवाले से ये बताया जाता है कि 8 फरवरी को PTI के 3 ये लोग जीते। ये NA 154 है, NA 81 है और NA 79। ये तीनों जो है वो PTI के लोग जीते थे। फिर क्या हुआ? फिर ये हुआ कि इसकी पता चला कि रिकाउंटिंग का ऑर्डर हुआ कि रिकाउंट कराया जाए इन हलकों में। जो आम इंतखाबात थे 8 फरवरी के, सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के राना फराज नून ये कामयाब हुए थे। दोबारा गिनती हुई तो नून लीग के अब्दुर्रहमान कांजू जीत गए। आम इंतखाबात में सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के बिलाल इजाज जो है वो कामयाब हुए थे गुजरावाला से। दोबारा गिनती हुई तो अजहर कयूम जो है वो जीत गए नून लीग के। आम इंतखाबात में सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के एहसानुल्लाह विर्क कामयाब हुए थे। दोबारा गिनती हुई तो जुल्फ़कार अहमद जो है वो जीत गए। यहाँ की जो तफसीलात सामने आई वो ज़्यादा शॉकिंग थी, शॉकिंग हैं। हैरान कुन तौर पर सुप्रीम कोर्ट ने पता नहीं कैसे उनको नज़रअंदाज कर दिया। और अगर सुप्रीम कोर्ट ने जो इलेक्शन ट्रिब्यूनल्स का जो काम है, जिस तरह लाहौर हाई कोर्ट ने कहा था कि ये मामला इन डेप्थ देखा जाना ज़रूरी है, हाई कोर्ट्स में या सुप्रीम कोर्ट में जब इलेक्शन ट्रिब्यूनल से पहले आता है मामला और उसको इन डेप्थ देखा जाना ज़रूरी हो, तो फिर वो अदालतें कहती हैं ठीक है, ये इलेक्शन ट्रिब्यूनल में जाएगा तो इलेक्शन ट्रिब्यूनल इसको देख लेगा। लेकिन सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा और जस्टिस नईम अख्तर अफगान, उन्होंने जो फैसला दिया है उस फैसले में था ये कि जो NA की 2 नशिस्तें थी उनके हवाले से 14,000 वोट मुस्तरद हुए, 10,000 वोट मुस्तरद हुए। जो वोट 10 या 14,000 मुस्तरद हुए वो इजाफा हो गया मुस्लिम लीग नून के जो है वो वोटों में। और ये कब मुस्तरद हुए? 8 फरवरी को नहीं, बल्कि 8 फरवरी इलेक्शंस हो गए, काउंटिंग हो गई, वो जीत गए। उसके बाद रिकाउंटिंग का मामला आया तो उसमें जो है वो एक ही कैंडिडेट के इतनी बड़ी तादाद में वोट मुस्तरद हो गए। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी जानने की कोशिश नहीं की कि ये मामला
इन डेप्थ देखा जाना ज़रूरी है और इलेक्शन ट्रिब्यूनल की हुदूद में ये मामला आता है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने बहरहाल इंटरवीन किया है और हालात इस नहज पे आ चुके हैं कि 13 जजेस में से तो 8 जजेस एक तरफ, 2 एक तरफ, 2 एक तरफ और एक तरफ आता है, वहाँ तो मुख्तलिफ बनता है। लेकिन अब जो है वो 3 जजेस में भी मेजॉरिटी और अक्सरीती और अकलीती मामला आ गया है कि 2 जजेस ने ये अक्सरीती फैसला दिया है और जस्टिस अकील अब्बासी उन्होंने इस फैसले से इख्तलाफ किया है। ये बहुत अहम है क्योंकि इसमें इस मामले को इन डेप्थ देखा जाना ज़रूरी था। 8 फरवरी इलेक्शंस, 8 फरवरी प्री पोल जो कुछ मामलात हुए, पोल डे और पोस्ट पोल जो कुछ हुआ, 8 फरवरी के रिजल्ट्स में 9 फरवरी को क्या हुआ, फॉर्म 45, 47, ये सारे इल्ज़ामात हैं इलेक्शन कमीशन पर। लेकिन चीफ जस्टिस साहब, चीफ जस्टिस काजी फाइसा ये कह रहे हैं कि इलेक्शन कमीशन एक आईनी इदारा है, इज्जत का मुस्तहिक है, कोई दो राय नहीं है इसमें, आईनी इदारा है, इज्जत का मुस्तहिक भी है जब वो फ्री एंड फेयर इलेक्शन कराए, जब शफाफ इलेक्शन कराए, जब वो गैर जानिबदार होकर इलेक्शंस कराए, यकीनी तौर पर वो जो है वो इज्जत का मुस्तहिक है। लेकिन जब उसके इलेक्शंस पर जो है वो ऐसी रिपोर्ट्स आ रही हों, जो इंडिपेंडेंट इदारे हैं उनकी रिपोर्ट्स आ रही हों, उनके इलेक्शंस पर सवालात हों, सीरियस नोयत के सवालात हों, तो फिर जो है वो इस इज्जत का मुस्तहिक वाले मामले को देखना पड़ेगा। उसके बाद चीफ जस्टिस काजी फाइसा और जस्टिस नईम अख्तर अफगान ये भी कहते हैं कि जजेस का इलेक्शन कमीशन के सरबरा और मेंबरान से मुतल्लिक गैर ज़रूरी रिमार्क्स दिए, सुप्रीम कोर्ट लाहौर हाई कोर्ट का फैसला बरकरार नहीं रख सकती। मेरा ख्याल है कि उन्होंने अगर रिमार्क्स दिए थे, ऑब्जर्वेशंस दी थी, उनको अलग से भी सुप्रीम कोर्ट एड्रेस कर सकती थी। इस बुनियाद पर तो कम से कम नहीं करना होगा। अब ये देखना है कि सुप्रीम कोर्ट जब इसका तफसीली फैसला जारी करेगी तो उस फैसले में कौन सी वजूहात दर्ज होंगी, क्योंकि इन केसेस में बदनीति काफ़ी हद तक नज़र आ रही थी। मैं इसलिए कह रहा हूं कि इसको इलेक्शन ट्रिब्यूनल के लेवल पर देखा जाना ज़रूरी था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्शन ट्रिब्यूनल की तरफ ये मामला जाने ही नहीं दिया और अक्सरीती फैसला दिया है और 3 नशिस्तें मुस्लिम लीग नून के जो है वो तरफ गई हैं। अब आगे ये देखना है कि अब मुस्लिम लीग नून 2/3 मेजॉरिटी के लिए या हुक्मरान इत्तेहाद जो है जिसमें पीपल्स पार्टी भी शामिल है, दीगर पॉलिटिकल पार्टीज भी शामिल है, वो 2/3 मेजॉरिटी के लिए कैसे आगे बढ़ते हैं, कैसे जो है वो चीज़ें देखते हैं और कैसे क्या वो 2/3 मेजॉरिटी ले भी सकेंगे या नहीं ले सकेंगे, क्योंकि सेनेट का भी ये कहा जाता है कि वहाँ पे भी उनके पास नंबर पूरे नहीं हैं। जुडिशल पैकेज क्या ये इसको प्लान सी जो है वो कह सकते हैं या आगे चलकर चीज़ें इस जुडिशल पैकेज की तरफ बढ़ सकती हैं, ये अहम सवालात हैं जो डेवलपमेंट्स हैं, यकीनी तौर पर इनके असरात कहीं ना कहीं होते हैं। तो ये तफसीली फैसला आएगा तो उसके मुतालिक आपको बताएंगे कि तफसीली फैसले में क्या लिखा है, सुप्रीम कोर्ट ने किस बुनियाद पर इसको ये तीनों नशिस्तें मुस्लिम लीग नून को दी हैं। अब दूसरे मामले की तरफ आते हैं जिसमें बुशरा बीबी के हवाले से ये केस था कि उनको कितने उनके खिलाफ केसेस हैं, मुकदमात की तफसीलात फराहम की जाए एक, और दूसरा इद्दत के केस में जिस दिन 13 जुलाई को ये फैसला आया था उस रोज़ ये हुआ था कि वहाँ पे अडयाला जेल में उन्होंने कहा था कि उनके साथ जो है वो धक्के दिए गए उनको, तो उसके खिलाफ भी दरख्वास्त थी, 2 दरख्वास्तें थीं। इसके अलावा जो 9 मई वाले केसेस हैं रावलपिंडी में, उनके हवाले से क्या डेवलपमेंट हुई है, हमारे साथ मौजूद होंगे सीनियर सहाफ़ी हैं, कोर्ट रिपोर्टर हैं एहतिशाम कियानी साहब, और वो हमें बताएंगे कि क्या हुआ। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस मियां गुल हसन औरंगज़ेब, उनके पास ये केस जो है वो ज़ेर समाअत था, उस केस में क्या हुआ और नैब के हवाले से क्या अहम सवालात उठाए हैं जस्टिस मियां गुल हसन औरंगज़ेब ने। जी एहतिशाम कियानी साहब, क्या कहा आज अदालत ने? देखिए साकिब साहब, आज की समाअत में वो नुक्ता, बुनियादी नुक्ता उठाया गया है जज साहब की तरफ से, जो बुनियादी जिस पे है इस सारे मामले की, कि ये सक्सेसिव अरेस्ट होती हैं। एक शख्स को एक मुकदमे में गिरफ़्तार किया जाता है, जब उसकी ज़मानत होने लगती है या बरियत हो रही होती है, जो ही वो ऑर्डर आता है तो उसके साथ ही नए वारंट गिरफ़्तारी जारी होते हैं और उसको किसी नए मुकदमे में गिरफ़्तार कर लिया जाता है। तो आज जस्टिस मियां गुल हसन औरंगज़ेब नैब प्रोसिक्यूटर से बार बार ये पूछते रहे कि नैब की तरफ से ऐसे वक्त पे 13 जुलाई को बुशरा बीबी इद्दत केस में बरी हुई, तो उसके साथ ही नैब
नैब की जानिब से उसी दिन वारंट गिरफ्तारी जारी हो जाना, क्या ये महज इत्तेफाक है? इस सवाल पर नैब प्रोसिक्यूटर पहले तो डिफेंड करने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन जब डिफेंड नहीं कर पाए तो फिर उन्होंने सिंपली ये कह दिया कि ये महज इत्तेफाक है। तो फिर कोर्ट ने कहा कि मैं अपने ऑर्डर में ये लिख देता हूँ कि ये नैब का ये बयान है। तो साकिब साहब देखें, ये कोई इतनी ज़्यादा बात नहीं है कि देखें, एक केस में अगर बंदा गिरफ़्तार हुआ तो उसके ख़िलाफ़ जितने मुकदमात हैं, गिरफ़्तारी का मकसद है कि उससे तफ्तीश करनी है, इन्वेस्टिगेट करना है। तो जब आपके पास वो अरेस्ट में मौजूद है तो उससे दीगर इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज भी इन्वेस्टिगेट कर सकती हैं। यही कोर्ट्स बार बार कहती रही हैं। जस्टिस मियां गुल हसन औरंगज़ेब का अपना फ़ैसला है इस हवाले से, बड़ा डिटेल्ड जजमेंट है और उसमें माजी के भी इसी नौयत के फ़ैसलों का हवाला दिया गया है अली वज़ीर केस में, जिसमें उन्होंने कहा कि ना तो सक्सेसिव FIRs हो सकती हैं, यानी कराची में एक मुकदमा दर्ज है, उसमें अगर बंदे को गिरफ़्तार किया, वहाँ से उसकी बेल होती है, आप इस्लामाबाद में मुकदमा कर लेंगे, इस्लामाबाद में बेल होती है, आप बलूचिस्तान ले जाएंगे, तो ये तरीका ठीक नहीं है, ऐसा नहीं हो सकता। सनम जावेद के केस में भी इनका चूँकि अपना जजमेंट भी मौजूद था तो इनका पॉइंट ऑफ व्यू वही था। तो अब इस केस में भी कोर्ट ने इस मामले को देखना है, लेकिन चूँकि इस पिटीशन में वो प्रेयर नहीं है, वो दूसरी पिटीशन है, तो उससे मुताल्लिक भी कोर्ट ने कहा है कि आपकी पिटीशन एक से ज़्यादा हैं, तो आपकी तोशाखाना केस, नए केस में गिरफ्तारी से मुताल्लिक जो पिटीशन है उसको जब 2 रुकनी बेंच बैठेगा तो उसमें वो देखेगा कि वो गिरफ्तारी लीगल थी या इलीगल थी। अच्छा, इसमें जो सवालात उठाए जस्टिस मियां गुल हसन औरंगज़ेब ने, एक बात वो कर रहे थे नाज़रीन आपकी समझ के लिए, याद दहानी के लिए, 13 जुलाई को तकरीबन 3 बजे ये फ़ैसला आया जो इद्दत केस में सुनाया जज मजूका, जो अफसर मजूका साहब ने, और जो उनकी गिरफ्तारी हुई वो तकरीबन 6 बजे हुई। ये महज इत्तफाक नैब के प्रोसिक्यूटर ने कहा, जज ने सवाल भी जज साहब ने ठीक उठाया है, लेकिन महज इत्तेफाक इसको कह कर आप आगे नहीं निकल सकते। मतलब आप ये कहें कि आप पता नहीं किस दुनिया में रह रहे हैं, आप 90 की दिहाई में रह रहे हैं जहाँ पे PTV था, जहाँ पे रेडियो पाकिस्तान था, वहाँ पे कोई कैमरा नहीं था, लोग सोच नहीं सकते थे, जिस तरह हम आपसे बात कर रहे हैं इस तरह बात नहीं की जा सकती थी, आप सुन नहीं सकते थे। तो ये उस दौर की बात तो हो सकती है कि आप जो है वो कह दें महज इत्तेफाक था, ये इस दौर की बात नहीं हो सकती। और नैब को उन्होंने आज ये भी कहा कि आपका जो असल इंडिपेंडेंट जो रोल है वो कब एज्यूम करेंगे। ये बहुत आम बात जो है वो की जस्टिस मियां गुल हसन औरंगज़ेब ने। इसके अलावा उन्होंने ये भी कहा कि 108 अगर उसके गिफ्ट हैं तो गिरफ्तारियां कितनी होंगी, किस तरह होंगी, और क्या उसी रोज़ ही गिरफ्तारी होगी रिलीफ में, वो क्या था। अच्छा साकिब साहब, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है जो आपने हाईलाइटेड बताया कि नैब अपना इंडिपेंडेंट यानी खुद मुख्तार अपना किरदार कब अदा करेगा, यानी नैब हमेशा इन्फ्लुएंस्ड रहता है, कब उस इन्फ्लुएंस से, उस तसल्लुत से आज़ाद होकर नैब अपना आज़ादाना तौर पर काम करेगा। क्यों, ये बात हम पहले भी सुनते रहे, पॉलिटिकल इंजीनियरिंग नैब पे ये इल्ज़ाम, बल्कि कोर्ट्स की ऑब्जर्वेशंस आ चुकी हैं, लेकिन नैब का किबला फिर भी दुरुस्त नहीं हो रहा, नहीं बदल रहा। तो जस्टिस मियां गुल हसन औरंगज़ेब साहब ने यह भी कहा है कि 108 ताइफ है, तो क्या आप 108 बार गिरफ्तार करेंगे और हर बार ये होगा कि जो ही वो बरी हो रहे होंगे तो आप नए केस में वारंट ऑफ अरेस्ट जारी करके उसमें गिरफ्तार कर लेंगे। अब एक और इंटरेस्टिंग चीज़ साकिब साहब, मैं कल नैब की रिपोर्ट देख रहा था जो उन्होंने जो रिप्लाई सबमिट किया है, उस रिप्लाई में वो कहते हैं कि तोशाखाना की जब इंक्वायरी शुरू हुई तो उस इंक्वायरी के दौरान 108 जो तहाइफ सामने आए उनमें से ग्राफ ज्वेलरी सेट की हद तक हमने सेपरेट कर लिया, उसकी हद तक इन्वेस्टिगेशन मुकम्मल हुई, और वो बाकी जो तमाम तहाइफ थे उनको नैब ने सेपरेट कर लिया और कि उनको बाद में देखा जाएगा। अब जब तोशाखाना 1 चल रहा था, उसका ट्रायल हुआ, जब उसका फ़ैसला हो गया, तब तक ऐसी कोई बात, कोई मंजर आम पे नहीं थी कि नैब दीगर तहाइफ से मुताल्लिक कोई अलग से इन्वेस्टिगेशन कर रहा है, कोई अलग से रेफरेंस दायर करने का मामला आएगा। ये तो बहुत बाद में आके हमें कुछ दोस्तों की तरफ से पता चला कि कोई तलबी के नोटिस भी हो गए एक नए तोशाखाना में। डबल जोपर्डी का भी एक क्वेश्चन कोर्ट ने सेटल करना है इस केस में भी, और आज जैसा मियां गुल हसन औरंगज़ेब साहब ने कहा कि कोर्ट देखेगी कि बुशरा बीबी की, यानी बुशरा बीबी की तो साथ इमरान खान की भी,
तोशाखाना केस में गिरफ्तारी लीगल है या इलीगल है। अब इसमें इमरान खान के वकला ने कोर्ट को सेटिस्फाई करना है। जैसे आज सरदार शहबाज खोसा पेश हुए थे तो उसमें 9 मई के जो मुकदमात थे उससे मुतालिक लास्ट डेट ऑफ हियरिंग पे सरदार लतीफ़ खोसा इसी बुनियाद पर डेट लेकर गए थे कि वो इंस्ट्रक्शंस लेंगे और आके कोर्ट को बताएंगे। तो उस मुतालिक मेरा ख्याल है वो कोई बात नहीं हुई उस तरह से, हाँ वो वेल इन्फॉर्म्ड नहीं ये थे। भी एक चीज़ होती है, मेरा ख्याल है कि आप एक वकील एक हों और दूसरे में जो है वो दूसरे जो है वो वकील आ जाएं, तो ये फिर हो जाता है ऊपर नीचे चीज़ें। तो बहरहाल जो जस्टिस मियां गुल हसन रगज़ेब ने उन्होंने आम सवालात उठाए। एक तो ये तय होना है कि तोशाखाना सारे इकट्ठे चलने हैं या नहीं। जो 31 जनवरी वाला फैसला था तोशाखाना का, उस फैसले में आपको पता है कि वो इमरान खान ने वो जो ग्राफ ज्वेलरी सेट वो 1 करोड़ 80 लाख का उन्होंने लिया था, मतलब 1 करोड़ 80 लाख उसकी कीमत लगी थी और 90 जो है वो लाख का उन्होंने लिया था, 90 लाख पे करके। तो नैब ने उसकी कीमत लगाई थी 3 अरब 16 करोड़ रुपए। और वो जो कीमत जिस तरह लगी थी, जिस शख्स ने लगाई थी, उस पर बहुत ज़्यादा क्वेश्चन मार्क है दुबई में। वो अलग से क्वेश्चन है। फिर जिस तरह ट्रायल हुआ 342 नहीं हुआ, उसमें बहुत सारे इश्यूज हैं। तो नैब ने कहा होगा कि वो ट्रायल ठीक नहीं हुआ, अब ठीक ट्रायल करवा लें। तो ये हालत है हमारी प्रोसिक्यूशन एजेंसी की। एक तोहफा था तो उसकी 3 अरब और 25 करोड़ कुछ इस तरह से मालियत लगी थी, तो अब भी कम पे करके ज़्यादा फ़ायदा उठाने का केस है। तो 107 तोहफों का अप्रॉक्सीमेटली आप क्या हिसाब लगाएंगे? फिर मेरा ख्याल है नैब को चाहिए ये तो फिर 50-60 अरब रुपया जो है वो वो कौमी ख़जाने में आ जाए तो हैरान कौन है वैसे। तो नैब को बहरहाल सोचना चाहिए, जो जस्टिस मियां गुल हसन रगज़ेब ने कहा है कि आप अपना असल जो आपका इंडिपेंडेंट जो किरदार है ना वो उसकी तरफ आएँ। तो इसमें बुशरा बीबी का केस तो अभी कि उसमें सारे तोशाखाना चलने हैं या नहीं चलने वो तो बेंच की तरफ भेजा है, मरकज़ी बेंच बनेगा उस पर, अदालत ने उधर भेजा है। और दूसरा जो उनका केस था अडियाला जेल का, उसमें भी उन्होंने कहा है कि आपको अगर कोई बदसलूकी की गई या धक्के लगे हैं तो वो अडियाला जेल को पिटीशन भेज दिया कि उसको बतौर एक पिटीशन पेंडिंग जो है वो रिप्रेजेंटेशन के तौर पर लेकर उस पर इंक्वायरी करनी है, जो भी करना है ऑर्डर वो कर दें। तो इंसदाद दहशत गर्दी अदालत रावलपिंडी में 9 मई के केसेस थे, उन केसेस में क्या हुआ है बुशरा बीबी के केसेस से? देखिए 9 मई के मुकदमात में जैसा मैंने आपको पहले कहा कि हाई कोर्ट में जब ये मामला सामने आया कि उनकी बेल पिटीशंस फाइल हो चुकी हैं, तो उसके बाद चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने वहीं पे स्टॉप लगा दिया था, क्योंकि सरदार लतीफ़ खोसा उस हवाले से आगाह नहीं थे। तो आज की समात में अपडेट ये आ रही है कि इन्होंने बेल पिटीशंस वापस ले लिए हैं इंसदाद दहशतगर्दी अदालत से, लेकिन कोर्ट ने फिर भी ये ऑर्डर किया है पुलिस को कि बुशरा बीबी को शामिल तफ्तीश किया जाए और 7 दिन में तफ्तीश मुकम्मल कर दी जाए। तो मेरा ख्याल है ये वही मामला है कि सक्सेसिव अरेस्ट वाला कंसेप्ट ख़त्म करके अब गिरफ्तारी के दौरान ही नए इस मुकदमे में भी उनसे तफ्तीश कर ली जाए। और इसमें भी हैरान कुन है कि 19 जनवरी को सदाकत अब्बासी जो लापता हुए वो वापस आए, उन्होंने इंटरव्यू दिया, उन्होंने 9 मई के जो जितने भी ये वाक़यात थे उनकी मज़म्मत की, एक बयान दिया। वो बयान कैसे कहाँ किस तरह रिकॉर्ड हुआ उसका नहीं मालूम, लेकिन वो बयान अदालती रिकॉर्ड पे आ गया। उस बयान में उन्होंने कहा कि कोई जूम मीटिंग थी इस मामलात के मुतालिक, तो उसमें बुशरा बीबी भी मौजूद थी या उनकी इंस्ट्रक्शन थी या क्या था इस तरह का। इस वजह से जो पिंडी की पुलिस है उसने 9 मई में बुशरा बीबी को भी रखा है और उसमें 19 जनवरी को ये बतौर मुल्ज़म उनको बनाया, लेकिन गिरफ्तारी नहीं डाली थी। और आज देखें अगस्त हो गया है, तो इस पे नेक नीति जो है कितनी है पुलिस की वो भी आप देख सकते हैं। अदालत में आज जो है वो अब इन्वेस्टिगेशन का कहा है, 7 दिनों के बाद वो अपनी बेल आफ्टर अरेस्ट जो है वो दायर कर सकेंगे और उनमें बेल हो भी जाएगी, क्योंकि इमरान खान और शाह महमूद कुरैशी के इन केसेस, रावलपिंडी के केसेस में पहले ही बेल हो चुकी है। बहुत शुक्रिया एहतिशाम कियानी साहब ने बड़ी तफसील के साथ हमें बताया कि नैब के रोल पर आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने क्या अहम सवालात उठाए हैं। आपको आइंदा भी हम अपडेट करते रहेंगे, हमारे साथ रहिएगा, इस पर फीडबैक दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।